हरि ओम चिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मित्रों, फलित ज्योतिष के इस पाठ्यक्रम में आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। यह जो बृहद जातकम नामक पाठ्यक्रम है, मातृभाषा हिंदी में आपके समक्ष आज इस आप प्रथम सप्ताह के अंतर्गत यह जो मेरा द्वितीय पाठ है वह है राशि प्रभेद, अर्थात राशियों की क्या विशेषता है, क्या ऐसा वैशिष्ट आचार्य ने जो हमें बृहद जातकम में उल्लेखित किया है, राशियों का क्या ऐसा संयोग है जिसके आधार पर फलादेश में बहुत बड़ा उपकारी सिद्ध होता है यह शास्त्र। इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं मित्रों, तो यह द्वितीय पाठ राशि प्रभेद जो है, इसमें बहुत सारे राशियों का वैशिष्ट, राशियों की संज्ञाएं, राशियों के भेदोपभेद का निरूपण किया गया है। जैसे राशियों का काल पुरुषांग रूप में क्या विवेचन है, राशियों के ऊंच क्या है, राशियों के नीचे क्या है, राशि का स्वरूप क्या है, राशि का वर्ण क्या है, राशि शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है, क्या बल है, स्त्री संज्ञक है कि पुरुष संज्ञक है, तमाम ऐसी बातें हैं जिनका स्फुटन आपके समक्ष किया जाएगा। इसका प्रस्फुटन होगा इस पाठ के माध्यम से। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ मुख्य सोपान होते हैं जिनका विधिवत ज्ञान होना अपेक्षित होता है। सर्वप्रथम आते हैं इन विषयों में, क्योंकि अगर मैं मुख्य रूप से राशियों का ही वर्णन करूं तो आपको शायद यह विषय न समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि ये राशियां बनती कैसे हैं। इनके लिए सर्वप्रथम जो आते हैं वो नक्षत्र आते हैं, तदनंतर राशियों एवं राशि स्थान आदि ज्ञान, इनका दृष्टि आदि का ज्ञान अपेक्षित होता है। मुख्य रूप से नक्षत्र के ज्ञान कर लेने से हमें राशियों का ज्ञान हो जाता है, राशियों का स्थान का ज्ञान हो जाता है। अतः इस पाठ में राशियों से संबंधित समस्त विषयों का परिज्ञान कराया गया है। आकाशस्थ सभी चराचर पिंडों का भूमंडल पर वैश्विक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही ग्रह राशियों का प्रभाव पड़ता है, अपितु विदेशों में भी इस भूमंडल पर जितने जीव चराचर हैं सब पर इनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब इस कारण से राशियों का जो समस्त रहस्य है, इनका ज्ञान करना आवश्यक है कि कहां, कैसा, किस प्रकार, किस माध्यम से ये सूचक हैं, जो राशियां हैं हमारी वो सूचक हैं शुभाशुभ फल के। अतः सर्वप्रथम ये जिज्ञासा होती है कि राशियां क्या हैं, साथ ही मानव जीवन पर कैसे और किस अवस्था में इनका प्रभाव पड़ता है, इसका समाधान किस प्रकार दिया जाता है। आकाश में ग्रहों का जो भ्रमण पथ है, उस भ्रमण पथ पर आने वाले ताराओं एवं को क्या कहते हैं, हम नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र समूह ही वस्तुतः राशि कहलाते हैं। नक्षत्रों के अति विशिष्ट आकृति भी अलग अलग कहे गए हैं। इस नक्षत्र में कितनी ताराएं हैं, किस कैसी आकृति है, इसका ज्ञान करते हैं और उन नक्षत्रों के संयोग से राशियों का निर्माण होता है। आपको बता दें मित्रों, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि का निर्माण होता है। अब अगर ग्रह भ्रमण पथ को 360 अंशों में विभाजित किया जाता है तथा इसी के समान 12वें भाग अर्थात 30 अंश को जब हम लेते हैं तो उसी का नाम एक राशि होता है। अब जैसे आकाश का 0 अंश से प्रारंभ करके 30 अंश तक का जो भाग है वो मेष राशि कहलाता है, वही मेष राशि का एक प्रविभाग है। अब इस कारण से हम उसे मेष राशि कहते हैं, अर्थात राशि का एक अर्थ समूह या भाग हिस्सा भी होता है। अब अगर आपको बताएं कि इस पाठ के क्या उद्देश्य हैं, जो राशि प्रभेद हैं मित्रों, राशियों से संबंधित समस्त शुभाशुभ प्रभाव एवं विचार के बारे में आप जान सकेंगे। आकाशस्थ राशियों के अंशादि मान एवं उनके स्वरूप का विधिवत ज्ञान कर सकेंगे। मनुष्यों के शरीर में राशियों का किस स्थान पर विशेष शुभाशुभ प्रभाव होता है, इस विषय को भी आप सरलता से जान सकेंगे। आकाशस्थ राशियां किस प्रकार उदित होती हैं, शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है, इसका ज्ञान हो सकेगा। एवं राशियों का बलाबल कैसे जाना जाता है, इसका भी, इसके साथ ही चर, स्थिर, दिशा भाव, स्थिर पुरुष आदि जो संज्ञाओं का विभाजन है, उसका भी ज्ञान इस पाठ के माध्यम से आप सरलता से कर सकेंगे। मित्रों,
सबसे पहली परिचर्चा आपके समक्ष काल पुरुष के अंग विभाग है। काल को एक पुरुष के रूप में समाहित किया गया और उसमें अंगों को विनिवेशित कर करके तत्त काल अंगों को तत्त काल खंड के प्रतिपादक जो राशियां हैं वो प्रतिनिधित्व करती हैं और उससे हमें उसका ज्ञान कराया जाता है। इसके लिए आचार्य ने मेधसादि द्वादश राशियों का प्रभाव शरीर के ऊपर किस प्रकार पड़ता है इसको श्लोक के माध्यम से निरूपित किया है। देखिए आप, कालंगानि वरंग माननमुरो हृत क्रोड वासो भृतो वस्तिर व्यंजन मूर जानु जुगले जंघे ततोंघ्रि द्वयम मेषासी प्रथमान वर्ष चरणा चक्र स्थिता राशयो राशि क्षत्र गृहर्ष भानि सततम चैकार्थ संप्रत्यया। ये बृहद जातक का श्लोक है। इसकी व्याख्या शब्दार्थ तो आप देख सकते हैं मित्रों। इसकी व्याख्या हम करें, वस्तुतः आकाश में असंख्य तारे प्रकाशित दिखते हैं। इसमें कुछ ऐसे ताराएं हैं जिनका प्रकाश सर्वाधिक है, कुछ ऐसे हैं जिनका प्रकाश बहुत ही कम है। लेकिन इन नक्षत्रों, इन ताराओं की आकृति के द्वारा नक्षत्र का ज्ञान होता है और वे नक्षत्र कुछ मिल करके कुछ कुछ संख्याओं में का नक्षत्र के कुछ भागों को विभाजित करके राशि का परिज्ञान कराया जाता है। आकाश में अपने अपने तारा समूह रूप में एक क्या है, स्वस्व स्थान पर विराजमान है ये सभी ताराएं। अब अभिजीत सहित 28 नक्षत्र आकाश के रूप में आकाश में विभाजित हैं, विराजमान हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। और आकाश में द्वादश राशियां भी स्थित हैं, उनका आकार भी सुनिश्चित किया गया है। जैसे आप मेष वृष आदि देखते हैं, मेष का अर्थ भेड़ होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है भेड़ जैसी जीव जो आकाश में स्थित है। वस्तुतः भेड़ की जो आकृति है वैसी ही आकृति मेष की परिकल्पित की गई है। इसकी वैज्ञानिकता, इसका जो औचित्य है वो आचार्यों ने बहुत ही सोच समझ करके और अपने वैशिष्ट के कारण निर्धारित किया है। अब आप सामान्य सा एक प्रयोग देखें तो एक नक्षत्र में 4 चरण, एक राशि में 9 चरण, प्रति चरणों की एक एक अपनी वर्ण व्यवस्था। जैसे आप देखते हैं 27 नक्षत्रों को हम जब विभाजित करते हैं, वर्ण में तो चूचे चोला सुनी लीलू लोला भरणी अयु विक्रिकता ओबा विबोरोहिणी विबोका के मृगशिरा आदि करके आधार पर वर्णों का भी विभाजन किया गया है। ये अलग के विषय हैं कि आचार्य शिव के सूत्र से ये निष्पन्न हुए। अब कहड मट परत नय भज ख गसद चला इत्यादि इन सूत्रों में 5 स्वरों का सन्निवेशित किया गया। इन सन्निवेश के द्वारा ही इन वर्णों की उत्पत्ति हुई और इससे हम राशि का ज्ञान कर लेते हैं। मित्रों, 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है अभिजीत को छोड़ करके। इस प्रकार 108 चरण को का 27 नक्षत्र एवं 12 राशियां होती हैं। आप ये गणित भी कर सकते हैं। ऐसे में जब सिद्ध करते हैं तो ये 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है और एक राशि का मान अंशात्मक मान में 30 अंश होता है, जिसमें 12 राशियों को मिलाकर 360 अंश व्रतात्मक चक्र की परिकल्पना की गई है। जैसे देखें आप, ये चक्र देखें आकाशस्थ राशियों का, ये प्राचीन निर्मित चक्र है जिसमें सारे ग्रहों की राशियां, किन किन नक्षत्र और एक नक्षत्र में कैसे चरण, इन तमाम विषयों का ज्ञान इससे कर सकते हैं। मित्रों, अश्विन आदि नक्षत्रों का यदि चरण विभाग करते हैं, जैसा कि सामान्य रूप से छोटे छोटे सरल ग्रंथों में प्रतिपादित शीघ्रबोध प्रवृत्ति ग्रंथों में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के प्रारंभ में जो ज्ञान देते हैं उसमें ये समाहित है। देखें आप, सारे नक्षत्र और उनके चारों चरण किस प्रकार से वर्णित हैं। चूचे चोलास्विनी लीलू लीलो भरणी अयु विक्रिकता ओबा विबुरोहिणी बेबोका के मृगश्रिया कुहंग छाद्रा इत्यादि क्रम से इस 27 नक्षत्र का वर्णादि क्रम प्रतिपादित किया गया है। यदि चरण विभाग की भी दृष्टि से देखें तो इनका विभाजन जो है अलग अलग वर्णों के माध्यम से किया गया है कि अश्विनी नक्षत्र जो होगा वह पहला नक्षत्र है, भरणी द्वितीय, तृतीया जो कृतिका है, इसमें कैसे 9 चरणों को मिलाकर के एक एक राशियों का निर्माण किया गया है। यदि आगे हम देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं समग्रता के रूप में मित्रों, तो नक्षत्रों की आकृतियां एवं उनकी ताराओं की संख्याएं महत्वपूर्ण है। आकाश में ऐसा स्वच्छ मार्ग जहां हमें गणना के आधार के लिए ऋषियों ने कुछ आकृतियों की परिकल्पना की, उनके परिकल्पना के सापेक्ष ही आज भी
राशियों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से जो आकाशीय परिज्ञान है वो कराया जाता है। आप देखें, अश्विनी नक्षत्र में 3 ताराएं होती हैं। घोड़े के मुख के सदृश उसका स्वरूप है। भरणी नक्षत्र में भी 3 ताराएं महत्वपूर्ण है और योनि के आकार का उसका स्वरूप है। कृतिका नक्षत्र को देखें आप, 6 ताराएं हैं और छुरा की आकृति की है। रोहिणी को देखें तो जैसे सकट है, बैलगाड़ी है, उस तरह की आकृति है। मृगशीर्ष को आप देखें तो हरिणी के जो मुख है उस प्रकार से मृगशीर्ष का। तो ऐसे 27 नक्षत्रों का पृथक पृथक स्वरूप भी बताए गए हैं और उनमें प्रमुख ताराओं की गणना भी की गई। मित्रों, सभी 12 राशियां मानव शरीर के अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब काल पुरुष में मेष राशि शीर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात मेष राशि मानव शरीर के शिरोभाग का शुभाशुभ प्रदर्शित करती है। अगर हमें सिर में किसी तरह की कष्ट या परेशानी होती है तो हम मेष राशि का स्वरूप देखना चाहते हैं कि मेष राशि में कौन सा ग्रह है, कैसे है। इसी तरह वृष को जब देखते हैं तो मुख का प्रतिनिधित्व, मिथुन को देखते हैं तो उरो भाग के, कर्क को देखते हैं तो हृदय, आज जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए हम कर्क राशि देखते हैं। उदर को देखते हैं तो सिंह राशि देखते हैं। इसी तरह कमर भाग के लिए कन्या देखते हैं, वस्ती के लिए तुला, जो हमारे लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का जो जिसका ज्ञान जिससे होता है, वृश्चिक राशि से, धनु राशि से दोनों हमारे जो जांग, और जो हमारे इसके बाद से मकर, कुंभ, मीन आदि राशियों के माध्यम से हम सिर से लेकर के पैर तक के विभाग में राशियों का सन्निवेश करके और तत्तद राशियों में स्थित ग्रहों के द्वारा शुभाशुभ का विचार कर लेते हैं। मित्रों, प्रथम विचार मेष राशि से, द्वितीय विचार चंद्र राशि से और तृतीय विचार लग्न से किया जाता है। काल पुरुष केवल एक तरह का नहीं है, अपितु सप्ताधिक 7 से भी अधिक कोटि है काल पुरुष के परिज्ञान की, जिसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने शोध को भी लिया है। कुछ राशि परक वर्णन करते हैं, कुछ ग्रह परक वर्णन करते हैं, कुछ भाव परक वर्णन करते हैं। कुछ लोगों ने शरीर के अवयवों विशेष को लेकर के भी मेषादि 12 राशियों में सन्निवेश किया है, बताया है। ऐसे में बहुत आवश्यक है यह ग्रंथ। क्यों? क्योंकि राशियों पर आधारित अंग विभाग को सर्वोत्कृष्ट आचार्य परंपरा ने स्वीकार किया है, जो आचार्य बिरहमिहिर ने यहां वर्णित किया है। अब इन तीनों में से आप जैसे हमने जो बताया, बलाबल के आधार पर जिस राशि अंग में पापग्रह रहते हैं वह पीड़ित ग्रह होता है, रोगग्रस्त होता है, दुर्बल होता है, और जिस राशि अंग में शुभ ग्रह रहते हैं वह अंग पुष्टता को और आकर्षक होता है। ये चक्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेषादि राशियों का अंग विभाग किस प्रकार से है। इस चक्र के माध्यम से भी बहुत सारे विषयों का ज्ञान किया जा सकता है। एक मनुष्य की आकृति है, आप देखें इस आकृति को में शीर्ष, मुख, उरु, हृदय, पेट, उदर, वस्ती, लिंग, जानु, जिंघा, ये तमाम पैर तक के तमाम विषय निर्धारित हैं जिससे हम शुभाशुभ का ज्ञान करते हैं। मित्रों, लग्न के द्वारा भी अंग का निर्धारण किया जा सकता है, जैसा हमने बताया। आप देखें इस जन्मांक चक्र में कैसे मस्तक का, शीर्ष का, मुख, नाक, छाती, हृदय, दोनों घुटने, दोनों जानु, वस्ती, गुप्तांग, कमर, उदर आदि का कहां से विचार करते हैं, फलित में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, उदाहरण से इसका ज्ञान आपको सरलता से हो जाएगा। तुला लग्न की यह कुंडली है, आप देखें। अब इसके धनु लग्न में चंद्रमा, मंगल, शनि है, मकर लग्न में बुध बैठा हुआ है, सूर्य की जो स्थिति है वह कुंभ राशिगत है, बृहस्पति मेष राशि का है, शुक्र और राहु जो हैं वो षष्ठ भाव में है। इसमें आप देखें, इसका जब विचार करते हैं तो इस कुंडली में बहुत सारे शुभाशुभ ग्रह, शुभ ग्रह जहां बैठे हैं वह अंग पुष्ट माना जाएगा, और जहां पे भी पापक ग्रहों की ज्युति है वो से उस ग्रह में, उस अंग में किसी न किसी प्रकार का विकार या रोग या चोट, व्रण आदि प्रतिपादित किया जाता है। अब इन अंगों के बलाबलों का निरीक्षण हम किससे करते हैं? राशियों के माध्यम से। इसीलिए काल पुरुष में अंगों का विभाजन, अंगों की पुष्टता का ज्ञान आवश्यक है। सर्वप्रथम मेष राशि, चंद्र राशि तथा लग्न, इन तीनों में सर्वाधिक बलशाली कौन है इसका ज्ञान हम करते हैं।
फिर आगे कही हुई विधि के द्वारा यहाँ पर तीनों में जो सर्वाधिक बलशाली लग्न है और कम बलशाली लग्न है उसका ज्ञान करते हैं, और तब इसके शुभाशुभ का परिज्ञान हम आसानी से कर पाते हैं। मित्रों, यदि हम आगे के विषय को दृष्टि से इसमें देखें कि आगे ऐसे कौन से विषय हैं, आप राशियों के आकाशस्थ स्वरूप को देखें। वस्तुतः आकाश में सभी ग्रह राशियों में ही संचरण करते हैं, शुभाशुभ फल को की सूचना भी देते हैं। इन सभी राशियों का स्वरूप आकाश में विद्यमान है। इनके स्वरूप के अनुसार जातक के गुण धर्म भी पृथक पृथक होते हैं। जिस राशि का जैसा स्वरूप है उस राशि से प्रभावित होने वाला जातक भी उस स्वरूप का होता है। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं क्या, राशियों के स्वरूप के आधार पर बताते हैं। देखें कि मत्स्यौ घटी निर्मिथुनम सगदम सवीणम चापी नरुस्व जघनो मकरो मृगास्यः तौली ससस्य दहना प्लवगा च कन्या शेषः स्वनाम सदृशः खचराश्च सर्वे। अर्थात किस प्रकार से राशियों का स्वरूप किस किस राशियों में कैसा है, ये आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।